तो CMA इंटरमीडिएट का दिस इज पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें हमारे टोटल 100 मार्क्स में टोटल 6 सेक्शंस हैं। ये पूरा 11th के अकाउंट्स, 12th के अकाउंट्स और फिर जो हायर लेवल अकाउंट्स है वो सारा है। तो इसी हिसाब से उन्होंने वेटेज भी दी हुई है। जैसे कि फर्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन A, वो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, ठीक है। 2 मिनट। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में पूरा हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बेसिक टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, कैश बुक, तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। सब्सिडरी बुक्स, BRS, रेक्टिफिकेशन, मतलब ऑलमोस्ट 11th का आधे से ज्यादा, डेप्रिसिएशन, ये सब। तो अगर हम बात करें इस 15% में क्या है सेक्शन A में, तो तुम्हारे पास थ्योरी है पूरी जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं सारी। तुम्हारे पास जर्नल है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेजर है, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS एंड डेप्रिसिएशन। इतना सब मिला के सिर्फ 15% है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट अगर इस लेवल पर आया है तो उसको बेसिक नॉलेज है, तो उन्होंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। हम लोग एक एक चैप्टर इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे लिए एक रिवीजन हो जाएगी, इसलिए हम एक एक चैप्टर करेंगे इसका, ठीक है। हम ब्रीफ में करेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स वाला, लेकिन करेंगे सारे, ठीक है। फिर हमारे पास जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है ये आपके लिए नहीं है। अब क्या होता है, जो हमारा ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके ये 11th 12th में होते हैं टॉपिक्स, तो एक तरह से वो देखते हैं कि जो CBSE के बच्चे नहीं है उनके अलावा बाकी बच्चे तो करके आ ही रहे हैं ना, तो उन्होंने इन 3 टॉपिक्स को मिला के बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर मिला के सिर्फ 10% दिया है, ठीक है। फिर ये आपका बड़ा चैप्टर है, आपने फाइनल अकाउंट्स जो आपने ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाए थे वो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली न्यू टॉपिक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको 11th में बहुत ब्रीफ में दिया था, अब डिटेल में है। ये बड़ा टॉपिक है कि पूरा 20% है। पार्टनरशिप पूरी वो वाली फंडामेंटल से लेकर, फंडामेंटल अलग से कोई चैप्टर नहीं है, बट फंडामेंटल्स आपको आने जरूरी हैं। तो फंडामेंटल्स हो गया आपका चेंज इन PSR, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब है। बट डिसोल्यूशन में और एडिशनल है, अभी तक डिसोल्यूशन जब किया था तो सॉल्वेंट किया था कि सॉल्वेंट होती है फर्म, इंसॉल्वेंसी भी आ गई अब इसमें। अब इसमें 2 पार्टनरशिप फर्म अगर अमलकेमेट हो रही है तो वो वाली अकाउंटिंग भी आ गई, अगर पार्टनरशिप फर्म सेल हो रही है तो वो अकाउंटिंग भी आ गई, अगर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रही है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो वो भी अकाउंटिंग आ गई, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ी नई चीजें आ गई। फिर यहाँ पे लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस क्लेम क्या होगा, और हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, ये कंप्लीटली न्यू है। ये इन्होंने 15% क्यों दिए हैं मेरी भी समझ के बाहर है, ये तो ज्यादा देना चाहिए था क्योंकि ये तो बिल्कुल नया है, ये तो वो लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं जो ICSE बोर्ड कर रहे हैं, बट ये इन्होंने बहुत ही कम दिया है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे लोगों का अकाउंट्स का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, तुम्हारा कॉस्ट का लेवल हाई होता है, अकाउंट्स का लेवल थोड़ा मीडियम ही होता है। और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये थ्योरी 20% देती है। आपको अकाउंटिंग इतनी नॉलेज होनी जरूरी है कि आपको जो रिकंसाइल करना होता है और एक बेसिक अकाउंटिंग का सिस्टम होता है वो आपको पता रहे, उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। अब देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं है। फिर उसके बाद हम उसका अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हमारे पास एक मॉडर्न अप्रोच होती है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कैपिटल है ट्रांजैक्शन, असेट है, लायबिलिटीज है, इनकम है या एक्सपेंस है। ये 5 कैटेगरीज में लेते हैं, जिसमें हम ये लेके चलते हैं कि अगर असेट्स एंड एक्सपेंस है तो उनके लिए सेम रूल चलता है। क्या सेम रूल चलता है कि अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे
और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। ठीक है, ये सब मैं रिकैप दे रही हूँ एक बिल्कुल। अगर ट्रेडिशनल है तो 3 गोल्डन रूल्स चलते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा रूल चलते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग मतलब हमेशा प्राइमरी बुक्स में। प्राइमरी बुक्स कौन सी होती हैं? जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। आप लोगों ने बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स पहले नहीं की हैं, ये इस बार अब भी करनी होती है। बनाने को ऐसा आता नहीं है, बहुत रेयर ही चांस है कि आ जाए, 0.1%। बस तुम्हें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि अब तुम हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये हमारे पास रिकॉर्डिंग हो गई प्राइमरी बुक्स में, जो कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। रिकॉर्डिंग के बाद हम पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि इन टर्म्स में तुम्हें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं तो ये टर्म्स ही हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, कि हमको ये समझना जरूरी है कि रेक्टिफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग में गलती की या पोस्टिंग में गलती की है। उसमें लिखा है रिकॉर्डिंग एज या पोस्टेड एज, तो ये वर्ड्स में डिफरेंशिएट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। पोस्टिंग हमेशा सेकेंडरी बुक्स में होती है, जो कि लेजर्स होते हैं। इसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर अकाउंट आर क्लासिफाइड। हमें लेजर्स में ये पता लग जाता है कितनी कैश के ट्रांजैक्शन है, कितनी इसके ट्रांजैक्शन, कितनी इसकी, सारी ट्रांजैक्शन हमें पता लग जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन है। और फिर क्लासिफिकेशन के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, which is called summarize। समराइजेशन कि समराइज कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये पूरे लेजर्स की समरी होती है। और फिर इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बनाते हैं। और ये बनाने के बाद हम एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, जो तुम्हारे इस सिलेबस का पार्ट नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये सब कुछ हम करते हैं। ये सब करने में हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा है। इसके बाद जो बनता है एनालिसिस के बाद हम कम्युनिकेट करते हैं। तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस चल रहा है। कम्युनिकेट किसको कर रहे हैं? इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो इनको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट करने के बाद हमारा ऑडिट होता है और सब कुछ होता चला जाता है। अब यहाँ पर हम जब स्टार्ट करेंगे तो जर्नल एंट्रीज तो आई सपोज क्लियर ही हैं, तो जर्नल एंट्रीज को मैं नहीं कवर कर रही हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हो गया, कैश बुक हो गया, सब्सिडरी बुक्स हो गया, ये जो चैप्टर्स थे, अच्छा मैंने मिटा दिया। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और सब्सिडरी बुक, इनको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं और ये बेसिक सी चीजों के लिए तुम्हें आता ही है, ये नहीं भूलते हैं। हम भूल जाते हैं रेक्टिफिकेशन, बीआरएस एंड डेप्रिसिएशन, तो हम उन चैप्टर्स को एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमने अकाउंट्स बना लिए, फाइनल अकाउंट्स, या नहीं भी बनाए, हमें बाद में पता लग रहा है कि ओहो ये ट्रांजैक्शन मिस हो गई या अमाउंट गलत हो गया, तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करना। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें टाइप ऑफ एरर्स पता होनी चाहिए, क्या क्या होती हैं। जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल,
एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब हमने कोई ट्रांजैक्शन जो कि नॉमिनल नेचर की थी उसको हमने मान लो पर्सनल ले लिया या पर्सनल को हमने रियल ले लिया। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो जब हम इधर उधर अकाउंट में ले लेते हैं तो हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल है। या हमारे पास एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? आपने टेबल्स और परचेज करा, वो आपको ऑनलाइन पे देगा आपके बिजनेस को मतलब इंक्रीज करने के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म है, नॉन रिकरिंग है, बेनिफिट ऑफ विच अराइज फॉर मैनी ईयर्स। हम उसका बेनिफिट बहुत सालों तक उठाते हैं। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट हम कई सालों तक लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेनिफिट ऑफ विच अराइजेज इन सेम ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर में बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ गलती क्या हो सकती है? मान लो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन है, तो दैट शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए किए हैं। बट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग इन मशीनरी अकाउंट वी डेबिट इन वेजेस अकाउंट। मतलब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है ना। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट अगेन जो लॉन्ग टर्म है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो जैसे कि सेल ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो रेगुलर हैं, बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और नॉन ऑपरेशनल भी जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, हमें हर साल मिल रहा है ये, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब हमारा अगर फर्नीचर का ही बिजनेस है, ठीक है, तो वो हमारे गुड्स हैं, तो अगर हम उसकी सेल करेंगे तो वो सेल में आना चाहिए। लेकिन मेरा जो ऑफिस का फर्नीचर है दैट इज माई असेट, उस फर्नीचर की सेल थोड़ी ना मैं उसमें डालूंगी सेल में। मैंने अपने ऑफिस फर्नीचर को सेल किया लेकिन मैंने रेगुलर सेल्स में काउंट कर लिया, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है ना। प्रोप्राइटर को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस की जगह मैंने उसे ड्रॉइंग्स में डाल दिया, यानी कि नॉमिनल नेचर अकाउंट को मैंने पर्सनल में डाल दिया, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आया। तो हमारी जो सेकंड होता है एरर ऑफ कमीशन, मतलब रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो अमाउंट से रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। या हमने गुड्स सोल्ड की और उसकी जगह परचेज अकाउंट में गलती से डाल दिया, परचेज बुक के थ्रू एंट्री पास कर दी, ये सब हमारी एरर ऑफ कमीशन है। जैसे कि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन हमने गलती से अगर सेल्स की एंट्री परचेज बुक में डाल दी, परचेज की एंट्री सेल्स बुक में या सेल्स रिटर्न में रॉन्ग सब्सिडरी बुक में डाल दी, तो वो सब एरर ऑफ कमीशन होगा। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में एक होता है पार्शियल ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब हम डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक ट्रांजैक्शन करना भूल गए। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी की पूरी एंट्री ही स्किप कर दी, तो वो भी हम डाल देंगे। हमें हर एरर का ये मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट डालेगा, कौन सा नहीं डालेगा। ठीक है। जैसे कि अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो जनरली ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट नहीं डालती, एरर ऑफ कमीशन डालती है। कंप्लीट ओमिशन ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट नहीं डालती, जबकि पार्शियल ओमिशन डालती है। एक होता है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब क्या हुआ? कॉम्पनसेट करना मतलब मान लो मैंने गुड्स सोल्ड की, गुड्स सोल्ड टू ए मैंने की ₹10,000 और बी को मैंने किया ₹1,000।
लेकिन मैंने रॉन्ग अमाउंट कर दिया, इधर 1 और इधर 10। अब क्या होगा, मेरी टोटल सेल्स पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया इस बात का। इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है मेरा, ए से और बी के अकाउंट में। तो जब मैं ए और बी के अकाउंट में इनसे एडजस्टमेंट करूंगी पेमेंट्स की, तब मुझे पता चलेगा। बट ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। या अगर मैंने मान लो सेल्स बुक है, परचेज बुक है, किसी का भी टोटल एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने में 100 रुपये कम कर दिया, फिर अगले पेज पे 100 रुपये ज़्यादा कर दिया, कंपनसेटिंग एरर हो गई। हाँ, तो हो क्या रहा है, ये हमारी एरर ऑफ कॉम्पनसेशन है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारी जो एरर है वो आइडेंटिफाई कहाँ हो रही है। आइडेंटिफाई बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही एरर पता लग रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम उस रिस्पेक्टिव लेजर्स में जाएंगे और उसको ट्रांजैक्शन को एंट्री दे देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी फिर तो। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करते। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, भाई ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ, हमें तब पता लग गया कि ये एरर है, हमने उसकी एक जिस भी लेजर में उसमें एंट्री कर दी और काम खत्म हो गया। लेकिन ट्रायल बैलेंस बन गया और क्योंकि हमारी कुछ एरर्स हुई हैं, उनमें से कुछ एरर ऐसी हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट आता है, कुछ एरर ऐसे हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट नहीं आता है। तो जिनसे इम्पैक्ट नहीं आ रहा वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनसे आ रहा है तो हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ होगा। जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, क्योंकि हमें तो बुक्स को क्लोज करना ही है ना। हम सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं डेबिट या क्रेडिट साइड में, और फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो भी रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं वहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ एज्यूम्ड कि व्हेन सस्पेंस अकाउंट टैलीज क्लोज ऑल एरर्स आर आइडेंटिफाइड। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वही एरर्स आइडेंटिफाई हो रही हैं जो ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट डाल रही थी। ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट नहीं डाल रही थी वो तो सस्पेंस अकाउंट में लोकेट ही नहीं हुई ना। तो हमें इसलिए बहुत केयरफुली देखना होता है कि कौन सी एरर्स ऐसी हैं। ठीक है, अब ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। लेकिन अब अगर एरर्स आइडेंटिफाई हो रही हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, अब पता लग रहा है हमें एरर्स के बारे में। तो जितनी भी एरर्स हैं भाई, जहाँ पे जो हमारे पास एक होती है सिंगल साइड एरर और एक होती है डबल साइड एरर। सिंगल साइड एरर्स में इधर डेबिट और क्रेडिट साइड इम्पैक्ट, डबल साइड एरर में दोनों होते हैं। तो अगर ऐसा है कि सिंगल साइड है तो हमारे पास उसके अलग अलग तरीके हैं। सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट हम ठीक कर सकते हैं। जो हमारी डबल साइड एरर है उसको हम नॉर्मल रेक्टिफाइंग एंट्री के थ्रू कर देंगे। अब जो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें जो सिंगल साइड है, डबल साइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई, दोनों तरफ एंट्री आ गई। सिंगल साइड एरर जो आ रही है ना उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये बात समझ में आई है। अब मैं इनको एक सम अप करके बता देती हूँ। सिंगल साइडेड एरर की हम बात कर रहे हैं, डबल साइडेड एरर कभी भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं देते हैं। सिंगल साइडेड एरर में ही हमें सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब अगर हमें ये बोला गया कि सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 5000, तो सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 5000 है, इसका मतलब अगर वो इस वाली स्टेज पे लोकेट हो रही है एरर, ये हमें हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एरर लोकेट किस पॉइंट पर हो रही है। अगर हमें कुछ भी नहीं बोला तो हमारी एजम्पशन हमेशा इस वाले की रहेगी। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वी ऑलवेज एज्यूम दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफ नथिंग इज मेंशन्ड।
अब अगर सेल्स अंडर कास्ट है, अब सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर वो अंडर कास्ट है तो सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए। तो अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है अभी, तो जो हमारा सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम लिख देंगे बाय सेल्स बुक अंडर कास्ट, ठीक है ना, और अमाउंट कॉलम में लिख दिया 5000। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है और उसके बाद हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, तो भी हम सेम स्टेटमेंट लिख के बाय सेल्स बुक अंडर कास्ट, ये एट क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हमें बोला होगा तो ही हम ऐसे करेंगे, कुछ नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि नेचुरली हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर एग्री नहीं हो रहा तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अमाउंट हम सस्पेंस में डाल देते हैं। तो हम सस्पेंस के थ्रू ही सारी एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। 5000 नरेशन क्या आएगी, बीइंग सेल्स बुक ओवर का अंडर कास्ट बाय ₹5000 कॉमा नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है ऐसे। अब अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन चुके हैं, सब हो चुका है, तो हम सिंपली सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हमारी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा होगा, बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज या एसेट साइड, तो हमने सस्पेंस के थ्रू कर दिया। हम कोई भी नया लेजर में डिफरेंस नहीं करेंगे। इस बार के सेल्स में अगर हम दिखा देंगे तो फिर तो सेल्स गड़बड़ हो गई ना, मतलब मैनिपुलेशन हो जाएगा ना, सेल्स तो नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में कर देते हैं, ठीक है। तुम्हारी बुक का इलिस्ट्रेशन 21, इसको मैं करके दिखा रही हूँ। इसमें हमें बोला है रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट द एरर्स वर डिटेक्टेड बिफोर preparation of trial balance. After preparation of trial balance, और थर्ड उन्होंने कहा ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, सी पार्ट उन्होंने कहा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को हम तीनों तरीके से करके देखेंगे। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज प्लांट फॉर ₹10,000 रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट। अभी तो ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, तो इनके जर्नल में हम आराम से कर सकते हैं। प्लांट अकाउंट हमें डालना था, कभी भी नंबरिंग चेंज नहीं करनी, मतलब जैसे इसमें इन्होंने रोमन स्मॉल में 1 2 3 4 दिया है तो वही लिखना है, कैपिटल में या सिंपल हमारा 1 2 3 नहीं लिखना, हमेशा सेम नंबरिंग ही यूज़ करनी है। तो हमने कहा प्लांट जो रॉन्ग है, तरीका क्या होता है, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करना है और जो करेक्ट है उसे करेक्ट करना है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला कि रॉन्ग को रिवर्स, हम वहाँ पे अकाउंटिंग रूल मत लगाओ,
हमेशा सही एंट्री दिमाग में सोचो, रॉन्ग एंट्री कभी मत सोचना, क्योंकि अगर तुमने रॉन्ग एंट्री सोची तो तुम रॉन्ग 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 के स्पाइरल में घूम जाओगे। करेक्ट एंट्री सोचो, उसमें क्या गलत हुआ है उसको रिवर्स कर दो, जो सही है उसे सही कर दो, दैट्स इट। तो प्लांट परचेज प्लांट फॉर 10,000 रॉन्गली थ्रू परचेज अकाउंट। तो अब हमने कहा प्लांट अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट 10,000, ठीक है। अब हमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करना है, तब भी हम सेम एंट्री कर देंगे। प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब हमेशा जो नॉमिनल नेचर अकाउंट्स हैं उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आता है, यानी कि यहाँ पर प्लांट तो डेबिट होगा लेकिन परचेज की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉमिनल नेचर जितने भी हैं उनको हम ओपन नहीं करते, क्योंकि नॉमिनल नेचर अकाउंट्स हमारे फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुके हैं। हमारे जो रियल नेचर अकाउंट है, पर्सनल नेचर अकाउंट है, वो बैलेंस शीट में गए हैं और उनके अकाउंट्स हमेशा कैरिड डाउन होते हैं। जब भी लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो लेजर अकाउंट में ध्यान रखना कि जनवरी मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक हम जब भी अकाउंट्स बना रहे हैं तो रियल और पर्सनल नेचर अकाउंट हमेशा बैलेंस सीडी फिर बैलेंस बीटी, बैलेंस सीडी फिर बैलेंस बीटी ये करते हैं। लेकिन ईयर एंड में 31 मार्च को जब अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो जो नॉमिनल नेचर अकाउंट्स हैं वो ट्रेडिंग या पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन रियल और पर्सनल हमेशा बैलेंस सीडी पे ही चलते हैं, वो सालों साल चलते ही रहते हैं जब तक क्लोज नहीं होंगे, ठीक है ना। अब ड्यू टू दैट रीजन हमने यहाँ प्लांट को तो डेबिट कर दिया, लेकिन क्योंकि हम नॉमिनल नेचर अकाउंट क्लोज कर चुके हैं तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000। ये आ गई, समझे। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेल्स डे बुक वर शॉर्ट बाय 1,000। ये तो बिल्कुल सेम वही आ गई जो हमने अभी की, शॉर्ट बाय 1,000 सेम एंट्रीज, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ये तो सेम ही है, बस अमाउंट चेंज है। थर्ड एंट्री, एक्स कैश पेड टू मिस्टर एक्स 1,000 was posted to his account as 100 rupees। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एरर ऑफ कमीशन है, कमीशन हुई, एरर ऑफ कमीशन है ना। जैसे फर्स्ट वाली जो एरर थी थ्रू परचेज अकाउंट वो हो गई हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड वाली हमारी अंडरकास्ट एरर ऑफ कमीशन, थर्ड एंट्री ये भी एरर ऑफ कमीशन। कैश पेड टू मिस्टर एक्स 1,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 100, यानी कि उसके अकाउंट में पोस्टिंग तो ठीक हुई है, बस हम दोबारा से क्या लिख देंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट, क्या करना था, कैश पेड, यानी कि मिस्टर एक्स को डेबिट करना था, तो कैश पेड मिस्टर एक्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹900। हमें कुछ भी नहीं बोला हुआ तो हम यहाँ वाली एंट्री सस्पेंस के थ्रू करेंगे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि पर्सनल नेचर है तो एडजस्टमेंट नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी फॉर ₹3,500 एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। अब परचेज फ्रॉम मिस्टर टी है तो क्रेडिट परचेजेज है तो परचेज बुक में ही आएगी एंट्री, तो क्योंकि हमारी सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, विच आर क्रेडिट एंड गुड्स ट्रांजेक्शन। मतलब अगर क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी है तो परचेज बुक में नहीं आएगी, वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। बट अगर गुड्स की परचेज हमने क्रेडिट पे किया है, गुड्स की सेल हमने क्रेडिट पे की है, तो ही वो सेल्स परचेज बुक में आती हैं। तो दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो इट शुड बी अ मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स, एंड इट शुड बी ऑन क्रेडिट, बस। अब
मिस्टर टी से हमने परचेज किया, परचेज डे बुक में एंट्री हमने 500 से कर दी। इसका मतलब ये है कि हमने ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में गलत किया है, परचेज डे बुक में एंट्री गलत की है, वहाँ से लेजर पोस्टिंग भी गलती हुई होगी, यानी कि दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। टोटल जो ओमिशन है वो पूरा 3000 रुपये का हो गया। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड 3000 का ही होगा ना। हाँ, टू कौन है, मिस्टर टी है। अगर तुम ऐसा लगता है कि अकाउंट नहीं लिखना तो सिंपल मिस्टर टी लिख सकते हो। अगर अकाउंट लगाना है पर्सनल नेचर के आगे तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के, इसमें भी सेम एंट्री जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि परचेजेस नॉमिनल नेचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर टीस। ठीक है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सैलरी 3000, ये है 3000 रॉन्गली पोस्टेड थ्रू वेजेस अकाउंट। तो यानी कि सैलरी अकाउंट होना चाहिए था जिसको हमने वेजेस के थ्रू कर दिया। अभी तो दोनों ही, कितना अमाउंट है 3000, अभी तो दोनों ही नॉमिनल हो गए। ठीक है ना, नॉमिनल के लिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड एडजस्टमेंट अकाउंट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम खुद कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई दोनों ही हमने डेबिट क्यों किए। तो फॉर आर कन्वीनियंस हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरी और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वेजेस। ठीक है, तो ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है। समझे, क्लियर हुआ ये।